तो नमस्कार बच्चों, मैं अमित पटेल राम सजीवन इंटर कॉलेज कलवरिया जबरापुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमें पढ़ना है मैथ क्लास 10th रियल नंबर्स। तो पिछली कक्षा में हमने बताया था, पिछली ऑनलाइन वीडियो में ये हमने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। इसके अंदर कई सारी संख्याओं का हमने गहन अध्ययन किया था, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सभी प्रकार के नंबरों को हमने विधिवत तरीके से उसका गहन अध्ययन किया था। अब आते हैं रियल नंबर, भी हमने उसमें अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल बताया था। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब इसमें आती है बात कि लेम्मा यानी प्रमेयिका क्या है। आपने क्लास 9th में प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है, उसी से रिलेटेड है प्रमेयिका। प्रमेय क्या होती थी? जैसे किसी कथन को दिया गया है, उसको हमें प्रूफ दिखा देना है, वही क्या होती थी? प्रमेय। अब आते हैं प्रमेयिका यानी लेम्मा। ठीक, तो लेम्मा क्या होता? ऐसा कथन जो सिद्ध हो चुका हो, उसके द्वारा कोई दूसरा कथन सिद्ध कर देना, यानी हमारी कही हुई बात को दूसरे टाइप से सिद्ध करना क्या कहलाता है? लेम्मा कहलाता है। ठीक है, तो लेम्मा समझ में आया। अब आते हैं डिवीजन। आप ये क्लास 7th 8th में पढ़ते चले आ रहे होंगे। डिवाइड यानी भाग। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना, किसी संख्या को कई भागों में डिवाइड कर देना, भाग कर देना। जैसे हम दो संख्याएं ले लेते हैं, मान लो 2 और 9 ले लिया, ठीक, तो ये इसका क्या कर रहा है? 9 2 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, यानी 9 को जब इसमें भाग देंगे तो ये क्या होगी? हमारी एक प्रोसेस होगी, इसमें स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। क्या होगी? एक प्रोसेस होगी। जैसे 2 का भाग हम देंगे तो इधर से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 से ज्यादा ना जाए, तो 2 4 को 8, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? तो इसके बाद हमारी प्रोसेस हमें पता है कि पहले इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, इसके बाद क्या करते हैं? इसको घटाते हैं। तो ये प्रोसेस आया, हमने घटाया तो क्या आया हमारे पास? 1 बचा। ठीक, तो हमने ये क्या हो गया? ये तुम्हारा डिवीजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? डिवीजर। डिवीजर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये क्या होता है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्वोशिएंट को यानी भागफल। ये आपने अच्छी तरह से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। भागफल। ये क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी शेषफल, जो शेष बचता है, ठीक, वही क्या होता है? रिमाइंडर। और ये क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड यानी भाज्य होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये आपने पहली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो इसी को बेटा ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी डिवीजन की प्रोसेस कहलाती है। अब आते हैं यूक्लिड। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो यूक्लिड ने हमें जो है अपने नियमानुसार एक ऐसी प्रोसेस बताई है जिसके द्वारा हम क्या फाइंड करते हैं? HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले उनका मेन कथन क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दिए रहने पर, मान लो हम 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या ले लेते हैं? A और B ले लेते हैं। ये संख्या हमें क्या रहेंगी? दी रहेंगी। यानी 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर 2 संख्याएं दी होंगी, इसके द्वारा हम Q तथा R भी ज्ञात कर सकते हैं। जहां क्या होगा? यहां जहां A तथा B पूर्णांक होंगे, क्या होंगे? ये पूर्णांक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? पूर्णांक होंगी। और हम ये जानते हैं कि जब जैसे रिमाइंडर की बात करते हैं, जो R की वैल्यू होगी वो 0 या R के बराबर होगी, या अधिकतम किसके बराबर होगी? डिवीजर के बराबर। अभी हमने यही देखा, हमने जब डिवाइड किया तो ये शेषफल कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता है। जो शेषफल होता है वो कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं होगा। अगर डिवीजर से बड़ा होगा तो हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बट जाएगा भाग में। तो इसलिए ये प्रोसेस होती है कि R की जो वैल्यू होती है वह तो या तो यहाँ 0 आएगा, या 0 से 0 के बराबर होगा, या तो अधिकतम किसके
मतलब डिवीजर से क्या होता है, छोटा ही होता है, डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, अब आते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R ज्ञात कर सकते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि दो संख्याएं हमारे पास दी रहेंगी, इसके द्वारा मान लो दो संख्या हमारे पास दी है A B, अब इसको हम मान लेते हैं डिवीजर। क्या मान लेते हैं, डिवीजर। इसको मान लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड तो हमने अभी पढ़ा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यही हमारा क्या हो जाएगा, जहां ए क्या है, ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं, क्यू क्वोशिएंट है, आर क्या है, रिमाइंडर है। तो यही फार्मूला बन गया, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि हमें हमारे पास क्यू और आर और कोई एक संख्या दी हो तो उसके द्वारा हम डिविडेंड भी ज्ञात कर सकते हैं। मान लो हमारे पास डिवीजर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिवीजर दिया हो, कुछ इस प्रकार हमारे पास हो, यानी ए को हम बी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा, जिसको घटाने पर कोई संख्या क्या आएगी, सॉरी यहाँ क्या आएगा, क्यू आएगा, जिसको घटाने पर हमारे पास आर आएगा, अर्थात ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को फॉलो करेगा। अगर हमारे पास डिवीजर क्वोशिएंट जो दिया हो और उसमें रिमाइंडर जोड़ देते हैं तो हमारे पास डिविडेंड अपने आप आ जाता है, अर्थात ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आ जाता है। हाँ, तो अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हमने आपको सारी चीजें बताई हैं कि लिम्मा क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, यूक्लिड क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं, अब इसमें हमें क्या पता करना है कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना, हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। यानी हमारे पास वो स्टेप दिए होंगे, उन्हीं स्टेप को देते देते हमें किसी सोल्यूशन तक पहुंच जाना, यानी इसी बेस पे तुम हमारी जो 1.1 एक्सरसाइज है इसी बेस पर आधारित है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर ही पूरी आधारित है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम हमने बताया कि किसी कार्य को करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाना हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे हम मान लो मैगी बनाते हैं तो मैगी में भी स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम जैसे मैगी बनाए तो उसको पहले उबालते हैं, इसके बाद टमाटर है, मसाला है, उसको पकाया, इसके बाद मैगी डाले तो वो हमारे पास क्या हो गई, मैगी तैयार हो गई। तो उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप करते हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, उन्होंने यूक्लिड जी ने कहा क्या था कि उन्होंने ये कहा था कि किसी स्टेप बाय स्टेप करते हुए एक एचसीएफ निकालना। हम पहले भी एचसीएफ प्राइम फैक्टर द्वारा निकाल चुके हैं, लेकिन अब निकालना है यूक्लिड जी के कथन के अनुसार। यूक्लिड जी ने कहा है कि सबसे पहले हमें क्या लेना है कि माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं सी तथा डी है, हमें इसमें धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ले लेना है सी और डी, जहां सी क्या होगा, डी से ग्रेटर हो गया, यानी सी बड़ा होगा डी से। उसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने कुछ नीचे चरणों को लिखा, उन्हीं को अनुसरण करना, उन्हीं को फॉलो करना है। आते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम Q तथा R ज्ञात करते हैं कि C इक्वल टू क्या हो, DQ प्लस R हो। R की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से छोटी होगी और D से क्या होगी, छोटी होगी, यानी डिवीजर जो हमारा होगा वो रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा डिवीजर से तो उसको डिवाइड कर देगा, तो इसलिए यहां क्या होगा, जो हमारे रिमाइंडर होगा डिवीजर से छोटा होगा। अगले स्टेप में यदि R बराबर 0, उसी स्टेप में यदि R बराबर 0 आ जाता है तो D पूर्णांकों का C और D का एचसीएफ होगा, तो हमारा डिवीजर होगा। यानी अगर ये हमारे पास प्रोसेस आ जाती है, यदि इसको हमने कहा और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, मान लो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अगर यहां 0 नहीं होता है तो ये स्टेप हम अगेन ट्राई करेंगे फिर से। यदि R बराबर 0 हो तो D पूर्णांकों C और D का एचसीएफ है। यदि R डज नॉट इक्वल 0 है, R की जगह 0 नहीं आता है, कोई संख्या आती है, मान लो 10 आ गया, तो क्या होगा, D तथा R के लिए प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। फिर से हमें उसी प्रमेयिका का प्रयोग करना है।
अब आते हैं स्टेप थर्ड। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, यानी इस प्रक्रिया को हमें तब तक करते रहना है जब तक कि यहां हमारे पास क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, शेषफल हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। वही हमारा क्या होगा, वही हमारा उसका डिवीजर क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी इस प्रक्रिया को करते रहना। अब आते हैं, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पूरी एक क्लियर हो जाएगा क्या कैसे करना है। तो जब एग्जाम्पल हमने मान ले लिया 8 और 12, हमने दो पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हमने उस यूक्लिड जी ने कहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या लेना है। अब हम इसको क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इसको हमने जब डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, यहां आ जाएगा 8, ये 4। हमने पहले स्टेप में कहा है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो पहले स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से अब क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर और इसके डिवीजर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवीजर को रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवीजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब हमारा देखो यहां घटाने पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने बताया है कि जैसे ही 0 आता है उसका डिवीजर क्या होता है हमारा, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इस प्रकार हम जो है यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग जो है हम HCF फाइंड करेंगे। ये पूरी बेस्ड है 1.1 एक्सरसाइज, पूरी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर ही बेस्ड है। एक्सरसाइज 1.1 में जैसे हमने अभी बताया कि हमारी जो है पूरी एक्सरसाइज जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर डिपेंड है। अर्थात अगर वो हमारे समझ में आ गया होगा या नहीं समझ में आया तो हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल भी यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, ये जो हमारे पास संख्याएं दी है उनका HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हम किसका प्रयोग करके बताना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें ये सवाल लगाना। वैसे भी हम HCF ज्ञात कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें किस मेथड से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो जैसे हम करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है। यानी ये क्या है, 225 इज ग्रेटर 135। सबसे पहले स्टेप हमें ये देखना है, क्योंकि 225 इज ग्रेटर 135 है। तो जब ये बड़ा है तो हम इसमें यानी लिखेंगे अगला स्टेप वाइज स्टेप करते हैं। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर तो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी स्टेप फर्स्ट में हमें ये देखा, अब स्टेप आते हैं सेकंड में। तो जब स्टेप सेकंड में देखेंगे तो हम इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अर्थात 135 डिवाइड बाई 225, इसका 1 बार जाएगा तो 135 यानी 0, 12 में 3 जाएंगे 9, यानी 90 आ गया। फिर हमने बताया था कि उसी का डिवीजर ले लेते हैं, यानी अब ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका डिवीजर हम क्या बना लेंगे, डिविडेंड बना लेंगे, यानी 135। तो 135 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 90 आ जाएगा। तो 90 आया तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया तो यहाँ क्या ले लेंगे, इसका ये ले लेंगे, यानी इसका डिवाइड करेंगे तो 45 दूनी 90, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका जहां रिमाइंडर 0 आता है उसी का डिवीजर हमारा क्या होता है, HCF होता है। इसी को लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो हम इसको लगाने की जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये प्रोसेस हमारे पास, क्योंकि भाज्य बराबर होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इस फॉर्म में हम रखते चले जाते हैं।
तो हमने यहाँ रखेंगे इसको, तो हमारे पास इसमें भाज्य क्या है 225 है, तो 225 को लिखेंगे इक्वल किसके कर देंगे भाजक, इसका भाजक क्या है 1 और भागफल कितना है, भाजक क्या है 135 और भागफल क्या है इसका 1, शेषफल कितना आया है 90 आया है। अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या है डज नॉट इक्वल 0। तो अगले स्टेप में लिखेंगे स्टेप थर्ड, हमारा r डज नॉट इक्वल 0 है, तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, ये बच्चों लिख लीजिएगा आप कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर जैसे हम अगले स्टेप में डज नॉट इक्वल 0 है तो ये हमारा क्या हो जाता है डिवीजर हो जाता है और ये क्या हो जाता है डिविडेंड हो जाता है। तो इसका डिविडेंड क्या हो जाएगा 135 इक्वल यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 90 गुणे भागफल कितना आया है 1 प्लस शेषफल कितना आया है 45। जब इसको हमने डिवाइड किया वहां से देख रहे हैं ऐसा आया। अभी भी हमारे पास शेषफल 0 नहीं आया है, तो अगले स्टेप में फिर से करेंगे स्टेप फोर्थ, यानी r डज नॉट इक्वल 0 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो हम जैसे प्रयोग करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा 90 और भाजक कितना हो जाएगा 45 यानी 45 कितनी बार जाता है 2 बार प्लस 0, यानी अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया यहाँ, जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो उसी का जैसे 0 आता है उसी का डिवीजर क्या होता है हमारे पास HCF हो जाता है। क्या हो जाता है HCF, लिखेंगे द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45 आंसर। इतना पूरा ये स्टेप वैसे करते चले जाना है क्रम से, ठीक है। आते हैं इसका जो पहले नंबर का जो दूसरा सवाल है यानी 196 और 38,220 का HCF निकालिए। तो देखो बच्चों मैं इसका पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कैसे लिखना है बोर्ड में। अब इसके बाद आते हैं 196 और इसका HCF जैसे निकालना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर कौन सा बड़ा, तो इसका स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमें ये देखना कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो इज ग्रेटर 196, ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, यानी 196 का डिवाइड करेंगे 38,220 में कितनी बार जाता है, यानी पहले कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा तो 196, यानी यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 9, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक। रुको थोड़ा, जैसे इसको हमने घटाया तो 1 इसका आया, यहाँ से 12 में 6 जाएंगे 6 आएगा, 17 में 9 जाएगा 8 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, अब आ जाएगा। यहाँ से हमने कैरी ले लिया, फिर इसका हमने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 9 बार में कितना आ जाएगा 1764, फिर इसको घटाया तो 12 में 4 जाएगा 8 आएगा, 15 में 6 जाएगा 9 आएगा, 7 में 7 जाएगा 0 आएगा, 1 में 1 जाएगा 0 आएगा, फिर ऊपर से भाग ले तो क्या आया हमारे पास 0 आया। रुको अब इसके बाद कितना आ जाएगा 196 में जब हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 980 आ गया। तो हमने देखा कि रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है एक ही बार में 0 हो जाता है। तो इसका डिवीजर क्या है 196, अर्थात स्टेप सेकेंड में लिखेंगे कि 196 और 38,220 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ये बच्चों आप स्वयं लिखेंगे देखो, ठीक। तो हमने इसके बाद देखा कि जो 38,220 में इसका जो डिविडेंड है उसका डिवीजर क्या है 196 है, भागफल क्या आया है 195 आया है, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो वही हमारा जैसे ही r इक्वल टू क्या आ जाता है 0 हो जाता है, तो वही हमारा उसका डिवीजर जो होता है क्या होता है, जो होता है डिवीजर, वही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो लिखेंगे द HCF ऑफ 196 एंड 3820 इज 196। तो बच्चों इसका अगला नंबर थर्ड नंबर आप स्वयं करेंगे, अगर नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक। इसका अगला नंबर आप स्वयं कर। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर हमारा क्या कहता है उसको अब हम देखते हैं 1.1 का सेकेंड नंबर। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हमारे पास कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यूपी बोर्ड में ये सवाल पूछा जाता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस
5 के रूप का होता है, जहां Q क्या है, कोई पूर्णांक है। Q क्या है, जहां Q कोई पूर्णांक है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, A है, और क्या है, B इक्वल टू ले लेते हैं, और B इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 6। तो इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, ठीक। तो अर्थात A इक्वल टू 6Q प्लस R। अब R की वैल्यू हमें हमने ये देखा है कि जो R की वैल्यू होती है वो या तो 0 के बराबर होती है, 0 से क्या होती है अधिकतम, B के बीच होती है। तो इसके लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इक्वल टू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो जब हमने देखा कि R की वैल्यू ये होगी, तो इसी में क्या करते जाते हैं, रखते जाते हैं। जहां जो है, तो जैसे रखा हमने, तो पहला क्या बनेगा, A इक्वल टू 6Q प्लस 0, फिर A इक्वल टू 6Q प्लस 2, A इक्वल टू 6Q प्लस 3, A इक्वल टू 6Q प्लस 4, A इक्वल टू 6Q प्लस 5। यानी R की जगह ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। हमें क्योंकि निकालना है, क्या निकालना है, विषम पूर्णांक निकालना है, कि विषम पूर्णांक कुछ इस फॉर्म के रूप का होता है। तो जब हमें विषम पूर्णांक निकालना है, तो जब विषम पूर्णांक निकालना है, इसको हम क्या किस फॉर्म में ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 2 × 3Q ले सकते हैं। इसको हम ऐसे ले सकते हैं। इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, तो इसे क्या ले दिया, 3Q प्लस 1। इसमें कॉमन नहीं निकलेगा, सॉरी, यहां एक होगा, 6Q प्लस 1 वाला टर्म छूट गया था। क्या हो गया था, 6Q प्लस 1 वाला टर्म छूट गया, तो यहाँ आ जाएगा 6Q प्लस 1 ही आ जाएगा। ये यहाँ 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी कॉमन नहीं निकलेगा, 6Q प्लस 3, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 3Q प्लस 2, इसमें कॉमन नहीं निकलेगा। हम ये जानते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी अगर 2 का मल्टीपल है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अर्थात वो क्या होगा, सम संख्या की हमने डिफिनेशन बताई थी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, यानी जैसे 2 × 4 कर सकते हैं। ये क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, अर्थात ये नंबर क्या हो जाएगा, तुम्हारा सम हो जाएगा। ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्योंकि अगर सम नहीं होगा तो विषम होगा। ये भी 2 से मल्टीपल है 2 का, तो ये भी सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो ये सम होगा। ये क्या होगा, विषम होगा। तो अर्थात हमने ये देखा कि जो 2 का मल्टीपल है वो सम है, और क्या है, जो 2 का मल्टीपल नहीं है वो क्या है, विषम नंबर है। अर्थात इसलिए क्या लिखेंगे नीचे, इसलिए 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 क्या है, 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 सभी 2 से विभाजित नहीं हैं। क्या है, सभी 2 से विभाजित नहीं है। अब ये 2 से विभाजित नहीं है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इस प्रकार लिख सकते हैं हम यहाँ कि इस प्रकार ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। इस प्रकार ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। ये इसलिए इसको 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह बोर्ड में सेम ऐसे ही करके आना है, एकदम समझाते हुए, ठीक है। तो बच्चों इसका जो तीसरा नंबर सवाल है 1.1 का, वो क्या कहता है कि किसी परेड में
616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी किसी परेड में 616 सदस्य हैं जिसमें 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करें। यानी क्या कहता है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी HCF किसका किसका निकालना है, HCF किसका किसका, यानी 616 और 32 का HCF यानी क्या निकालना है, अधिकतम संख्या निकालना। तो जब 616 का हम महत्तम समान उन स्तंभ लिखेंगे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF होगी। तो जब इसका हम HCF निकालेंगे यानी 616 और 32 का, तो हमने ही देखा कि ये नंबर बड़ा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार, तो इसको क्या कर देंगे, यानी 616 इसको हम 32 से क्या कर देंगे, इसको हम 616 को 32 × 19 + 8 करते हैं, इसको अपना डिवाइड कर लीजिएगा तो रिमाइंडर हमारा 8 बचता है। फिर इसको डिवीजर को डिविडेंड बना लेते हैं और रिमाइंडर को डिवीजर बना लेते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। उसी का डिवीजर को क्या मान लेते हैं हम, HCF मान लेते हैं। तो देखते हैं कि 616 और 32 का, यानी 616 और 32 का HCF क्या है, 8 है। तो हम लिख सकते हैं कि उसमें स्तंभों के मार्चों की जो संख्या है वो क्या है, 8 है। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 4th नंबर है, वह कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अर्थात हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या a ले लेते हैं, उसका वर्ग हम दिखाते हैं, तो किसके फॉर्म का होगा, 3m और 3m+1 के फॉर्म का। किसके फॉर्म का, 3m और 3m+1 के फॉर्म का। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b = 3 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a = 3q + r हो जाएगा, जहां q > होगा 0 के बराबर होगा। तो r हम ले लेंगे 0, 1 और 2। कहां तक, क्योंकि हमारे r की वैल्यू क्या होगी, डिवीजर से क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए r = 0, 1, 2। तो हम इसलिए a = 3q, 3q + 1, 3q + 2 हमें पता है, क्योंकि उसमें कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। अर्थात a² जब निकालेंगे तो 3q² या 3q + 1 का स्क्वायर या 3q + 2 का स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर लेते हैं तो इसको हम क्या ले सकते हैं, यानी 3 × 3q का स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं। या इसको जब हमने ओपन किया a + b का होल ऑफ स्क्वायर से, तो 9a² + b² + 2ab इसका ये निकलेगा। या इसका भी स्क्वायर करेंगे तो a², 9q², 4 6q, यानी इसका ये निकलेगा। इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, क्या होगा, 3, मान लो इसको 3q² को क्या मान लिया हमने, कोई संख्या m मान ली, क्योंकि वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो 3q² को क्या मान लिया हमने, m मान लिया। या अभी नहीं लिखना तो अभी मत लिखो, इसको 3q² ही लिखा रहने दो। या इसमें हम क्या करते हैं, 3 क्या ले लेते हैं, कॉमन, यानी 3 जब कॉमन लिया किससे, तो ये बचेगा 3q² + 2q + 1। या इसमें जब कॉमन लिया 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3q² + 2q + 1 + 1। यानी अगर इसको हम धनात्मक पूर्णांक संख्या ले लेते हैं तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में ले सकते हैं, 3m या 3m+1 या 3m+1, यानी कुछ इसी फॉर्म का आएगा। किस फॉर्म का आएगा, 3m या 3m+1 या 3m+1। m क्या है, हमने कोई पूर्णांक ले लिए, ये भी क्या है, m क्या है, पूर्णांक संख्या है। अर्थात इसको हम 3m या 3m+1 के फॉर्म का लिख सकते हैं, जहां
m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो इसको हम 3m या 3m+1 के फॉर्म का लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक का वर्ग, इस प्रकार प्रत्येक का वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप का लिख सकते हैं। इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां जो 1.1 एक्सरसाइज का 5वां सवाल है, आपको स्वयं लगाना है। अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम वो वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाला स्क्वायर वाला सवाल था, इसमें क्या है क्यूब वाला सवाल, इसलिए इसको आपको लगाना। तो हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर यानी प्रश्नावली 1.2 में, यानी प्रश्नावली 1.2 में 1.2 एक्सरसाइज का निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये तो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, कक्षा 6, 7, 8 में भी प्राइम फैक्टर पढ़ा होगा। वही चीज हमें यहाँ करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा गुणनखंड करना है। जैसे पहला नंबर दिया है इसका 140 का प्राइम फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं, यानी ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब इस नंबर को 2 से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 7 14 ये आ गया 0 आ गया। फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे क्योंकि ये 2 से नंबर क्या है डिवाइड नहीं है, तो किससे करेंगे 5 से करेंगे। तो 5 से हमने किया तो 7 बार जाएगा, 7 का किया तो 7 1। तो ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, अर्थात इसको 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, या इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक, ऐसे करना है। इसके बाद अगला नंबर 156 है। जैसे 156 का प्राइम फैक्टर सेकंड नंबर जो है सवाल दिया हुआ है 156 प्राइम फैक्टर या भाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो इसको भी जैसे ये किया है वैसे इसको भी करना। तो जैसे हम 2 का डिवाइड करते हैं तो 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से क्योंकि दोनों ये नंबर 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं 2 3 6 2 9 18, फिर ये क्या हो जाएगा आप 39 आ गया। तो ये किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये 13 1 जा 13 क्या है ये। तो ये इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 156 का। अगर इसका फैक्टर देखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 13, यानी इसे क्यों लिख सकते 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो बच्चों इसको ऐसे करना है। अब 3rd 4th 5 ये आपको लगाना है। अगर नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम जरूर बता देंगे, लेकिन ये सवाल आपको ही लगाना है। आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्या कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के क्या है बराबर है। तो सबसे पहले जो हमें संख्याएं दी होंगी उनका हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन दो जो संख्याएं दी हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही क्या हो जाएंगी वो LCM और HCF के क्या हो जाएंगी बराबर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसका पहला नंबर देखते हैं। तो पहले नंबर का सोल्यूशन हम देखते हैं क्या है, इसका हम 26 और 91 का प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, जैसा कि अभी आपने पीछे निकाला है वैसे इनका भी प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर बहुत छोटी चीज है, ये सबको आता होगा। ठीक है, तो जब 26 और 91 का प्राइम फैक्टर है तो इसको 2 से डिवाइड किया हमने तो 2 1 2 2 ये आ गया इसका। इसी तरह 91 का करेंगे, 91 का कितना आ जाएगा, किससे डिवाइड होगा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, 3 से डिवाइड हो क्या हो जाएगा, रोको इसको हम जब पहले देखते हैं 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से डिवाइड कर 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, तो किससे डिवाइड हो गए 7 से। 7 से देख ले तो 7 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब इसे 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो इसका जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसको 26 को हम क्या लिख सकते हैं 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 और 91 को क्या लिख सकते हैं
7 इंटू 13। अब देखते हैं इसका क्या निकालना, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अधिकतम जो उभयनिष्ठ कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम नंबर क्या कॉमन है, जो दोनों नंबरों में हो, यानी इसमें भी हो और इसमें भी हो, क्या हो जाएगा उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 13। इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम वो नंबर होता है जो इस फैक्टर में कॉमन हो, उससे एक ले लेते हैं और जो नंबर शेष बचे रहते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते। जैसे 2, 7 और इस जोड़े में से क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे 13। तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ यानी कितना हो जाएगा एलसीएम टोटल 7 त्रिक 21, 21 गुणे 13, 3 एक कम का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 इंटू 13, यानी इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। इसको आपस में कर लेना तो कितना आ जाएगा 182। तो ये एलसीएम आ गया और हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। तो अब हमें दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात अगर हम इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का क्या आंसर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं। तो जब जांच करते हैं नीचे करेंगे, इसके नीचे करेंगे तो दो संख्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये दो संख्याएं क्या है हमारे पास 26, 91 है और एचसीएफ क्या है, तो जब एचसीएफ है, एचसीएफ हमारा 13 है, एलसीएम कितना है 182 है। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 182 इंटू 13 यानी 3 6 3 8 24 की 4 हासिल है 2 3 1 3 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 8 5 3 हासिल है 1 1 1 2, यानी 2300 क्या आ जाएगा, इसका 2366 आ जाएगा। इसका भी आपस में कर लेना उतने इसका भी वही आएगा और इसका भी वही आएगा, तुरंत कर लीजिएगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। तो यही हमें जांच करना था, यही हमें दिखाना कि दो संख्याओं का मल्टीपल करें और दोनों एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल करें तो सेम नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर में। 510 और 92 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो जब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर कुछ ऐसा आएगा, 2 का डिवाइड करें 255 आएगा, फिर 3 का डिवाइड किया 85 आया, 5 का डिवाइड किया 17 आया, 17 का डिवाइड किया क्या आया 1 आया। इसका हमने कुछ ऐसा फैक्टर लिख लिया। फिर इसी तरह 92 का करेंगे तो 92 का 2 से डिवाइड किया तो 46 आया, 46 का फिर 2 से डिवाइड किया 23 आया, और 23 क्या है एक तो इसको हमने जब डिवाइड किया तो इस स्वयं में क्या हो जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। तो हम 510 को इसके गुणनखंड लिख दिया और 92 के गुणनखंड लिख दिया। अब इन एचसीएफ जब निकालते हैं तो दोनों में जो संख्या कॉमन होती है, जो चीज दोनों में होती है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो जब हम इसका एचसीएफ निकाला तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम मतलब उभयनिष्ठ कॉमन में से एक संख्या ले लेते हैं, बाकी जो नंबर बचे होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा पास एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 20,460। अब आता है तो हमें जब वेरीफाई करना है, इसकी जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या जो हमारे पास क्या थी 510 इंटू 92, एलसीएम क्या आया हमारे पास 2 और एचसीएफ आया है 20,460, यानी 2 गुणे 20,460। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों ठीक ना, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 46920। इसका आप आपस में कर लीजिएगा, इसलिए जो है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा। इस प्रकार हम इसको क्या दिखा देंगे कि वेरीफाई हो रहा है, इसकी जांच सत्यता की जांच यहीं से हो जाती है। इसके बाद जो थर्ड नंबर है इसको आप स्वयं लगाएंगे, नहीं आता तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो हम इसका अगला वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, नंबर देखते हैं थर्ड नंबर अभाज्य गुणनखंड। थर्ड नंबर में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला नंबर जो सवाल है वो हम देखते हैं कि 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं तो इसका
सबसे पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर किया तो जब ऐसे किया तो इसका गुणनखंड ये आया, 15 का किया तो इसका गुणनखंड ये आया, 21 का किया तो इसका गुणनखंड ये आया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का मतलब होता है जो चीज तीनों में कॉमन हो। इसमें जो ये 3 और ये 3 तीनों में क्या है? कॉमन है और बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक, अब आते हैं एलसीएम की बात। एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन हो उस जोड़े में से एक, बाकी जो नंबर दिए उन सभी को मल्टीप्लाई कर देते। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, 7 42 यानी 420। इसका कितना एलसीएम आ जाएगा? 420। बस यही प्रोसेस हमें निकालना था। इसका अगला नंबर भी सवाल दिया है। अगला नंबर कह रहा है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो ये बच्चों निकाल लोगे, प्राइम फैक्टर है, ये सबको आता है। अगर नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। चौथा नंबर क्या है? 1.2 का एचसीएफ ऑफ 306 कामा 657 इक्वल टू 9। यानी एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इक्वल टू क्या दिया हमें? एचसीएफ इक्वल टू हमें दिया है 9। किसका? 306 और 657 का। एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो जब एलसीएम एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करना, सिंपल सा फार्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये तो फार्मूला पढ़े हो गए। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो ये एचसीएफ को कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे। अर्थात एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल अपान एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू, तो जब एलसीएम इक्वल टू ये हो गया तो दो संख्याओं का जब गुणनफल करते हैं तो क्या आएगा? दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 306 657 अपान एचसीएफ क्या है? 9 है, इक्वल हो जाएगा एलसीएम के। तो जब इसका गुणनखंड करते हैं, इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, यानी 3 दहम 30, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाली 9, 3 एकम 3, 3 त्रिकाली 9, 3 चौक 12। अर्थात हमारे पास क्या आ गया? 34 गुणे 657 इक्वल टू एलसीएम। अब इसका जो मल्टीपल आएगा, क्या आएगा? मल्टीपल आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो आप अब इतना कर लीजिएगा गुणनखंड। ठीक, इसका मल्टीप्लाई। इसका अब आते हैं अगले, यानी 5। क्या? प्राकृत संख्या n। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। जो संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो गया, अर्थात हमें जांच करके दिखाना है कि जो 6 पावर n अंक है वो 0 पर समाप्त होगी। तो इसका सॉल्व देखते हैं कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या अगर मान लो 0 पर लास्ट में 0 आता हो, क्या होगा? वो 10 से डिवाइड होगा। तो या दूसरे शब्दों में कह सकते कि वो 2 और 5 से, इसका फैक्टर 2 और 5 भी हो सकता है। ठीक, तो वो 2 और 5 से भी विभाजित होगी। जब वो 10 होगा, 10 से विभाजित होगा वो, तो इसका गुणनखंड 2 और 5 होगा, तो 2 और 5 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 10 का फैक्टर ये आता है। तो 6 पावर n का भाज्य गुणनखंड, यानी 6 पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 की होल पावर n। क्या लिख सकते हैं? 6 पावर n को 2 × 3 की होल पावर n लिख सकते हैं। तो इसी को हम 2 की पावर n × 3 की पावर n भी लिख सकते हैं। ये भी वही चीज हो गई। तो 6 पावर n के भाज्य गुणनखंड में 5 नहीं, अर्थात इसमें 5 का फैक्टर, 10 में 5 का फैक्टर आ रहा था, लेकिन 6 में 5 का फैक्टर नहीं आ रहा था। तो यहीं से हमारा ये पता चल जाता है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये 5 से तो विभाजित होगा, तो इसमें 5 आ रहा था, इसमें 5 का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए हम नीचे लिख देंगे कि अतः 6 पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो किसी भी प्राकृत संख्या 6 पावर n के लिए 0 पर समाप्त, वह संख्या क्या हो सकती है? 6 पावर n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी उसका फैक्टर है नहीं। देखते हैं 6वां नंबर है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5
भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि जो ये नंबर दिया है, ये नंबर दिया है, वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्योंकि हमें पता है कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके 2 या 2 से अधिक अगर फैक्टर निकलेंगे तो क्या होगी, वो भाज्य संख्याएं होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो हमें ये चीज लिखना पड़ेगा कि भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, अधिक गुणनखंड होते हैं। तब देखते हैं कि दी गई संख्या, हमारे पास क्या संख्या दी गई है, दी गई संख्या बराबर क्या है। पहला नंबर इसको दिखाते हैं, 7 × 11 × 13 + 13। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें 13 है, इंटू में है, ये प्लस में है, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। यानी 3 क्या है, इसका उभयनिष्ठ कॉमन है, यानी गुणनखंड है, तो 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 7 × 11 + 1, यही बचेगा। ठीक, तो इसको जब हम करते हैं तो 13 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यानी गुणा करते हैं तो 77, 11 × 7 = 77 + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 13, इसको हम लिख सकते हैं 78 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × 6, इसको हम लिख सकते हैं 78, क्या लिख सकते हैं 13 × 6, यानी 13 × 6 = 78। तो हमने ये देखा कि भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जब इस नंबर के हमने देखा तो कितने गुणनखंड निकले, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संख्या, दी गई संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। इसके बाद इसी तरह इस नंबर को देखते हैं। ठीक, इस नंबर को भी देखेंगे, तो इसी नंबर को जब देखेंगे तो उस नंबर को लिखेंगे 7 × 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 + 5। तो हम क्या करना है, इसके भी हमें क्या दिखाना है, गुणनखंड दिखाना है। तो अब इसका कैसे करेंगे, तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2, सॉरी यहाँ इंटू था, × 1 + 1, ये आया। तो 5 × इसका आपस में क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 6, 6 × 4 = 24, 24 × 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 12, 13 × 14 × 7, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 2 × 30, 7 × 1 = 7, 3 × 10, यानी कितना आ गया इसका, 108 + 1। इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, इस नंबर को जब हम इसको ऐसे लिख दिया तो क्या इसको हम 5 × इसको आपस में जोड़ देंगे तो 1009 नहीं हो जाएगा। इसके भी क्या है, 1 या 1 से अधिक फैक्टर निकल रहे हैं। ठीक, तो ये भी क्या होगी, एक भाज्य संख्या हो गया। अर्थात नीचे लिख देंगे कि दी गई संख्या के 1 या 1 से अधिक गुणनखंड हैं, तो ये भाज्य संख्या होगी। अर्थात हमें क्या है, यही बताना था। ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर क्या है, एक प्रकार का वृत्ताकार पथ है। क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहां से कोई चक्कर लगा रहे थे, एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक, 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी रवि को कितने मिनट लगता है, इसी को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। अब मान लो वे दोनों एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं,
और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद वह अपने यहाँ प्रारंभिक समय पर मिलेंगे। तो सबसे पहले ये हमें देखना है कि जब उनके मतलब क्या है, खेल का मैदान है और वहां प्रतियोगिता जैसी हो रही है, तो वहां यही देखा जाएगा कितना कम से कम समय लगे, यानी कम से कम समय लगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन का मतलब कम से कम समय लगे, यानी उसका जो कम से कम समय का होगा या कम से कम गुणनखंड होगा उसका क्या हो जाएगा, कम से कम समय हो जाएगा। अर्थात हमें यही निकालना है कि उस प्रारंभिक कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अर्थात हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, वही उसका कम से कम क्या होगा, समय होगा। तो जब 18 और 12 का, किसका 18 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते चले यार। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 नाम 18, 3 त्रिगाली 9, 3 एकम 3, 18 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 3 × 3। इसी तरह हम किसका निकाल लेते हैं, रवि का। रवि कितने मिनट, 12 का एलसीएम निकाला हमने, तो 2 × 12, 2 × 6, 3 एकम 3। इसी तरह इसका क्या लिख सकते, इसका फैक्टर लिख लिया हमने गुणनखंड, 2 × 2 × 3। अब हम एचसीएफ के लिए तो जो दोनों में कॉमन होता है वो ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या निकालना है, कम से कम समय निकालना है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इसके लिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, यानी क्या ले लेते हैं, अगर जोड़ा बन रहा है तो जोड़े में से एक ले लेते हैं, बाकी जितने नंबर देखते हैं तो जोड़े जब देखा तो इसमें एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता है कि एलसीएम के जोड़े में से एक ले लेते हैं, बाकी जितने नंबर बचे होते हैं शेष सारे नंबर ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है, यानी 2 हो जाएगा, और एक 2 ये वाला हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक कॉमन में से 3। तो जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 जब 4 है, 2 2 4 × 12, 12 × 36, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे वो, 36 मिनट बाद। तो हम नीचे लिख देंगे कि 12 और 18 का, यानी 12 और 18 का एलसीएम 36 है। अर्थात रवि और सोनिया, यानी रवि और सोनिया पुनः 36 मिनट बाद पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद अगला वीडियो हम कुछ ही समय बाद प्रोवाइड कराएंगे।